खड़े हुए सिपाही तक, हर एक पर बहुत से अनासिर का प्रेशर होता है, जिसमें सरे फहरिस्त हमारी सियासी जमातें होती हैं, जो पुलिस को जागीर समझकर इस्तेमाल करती है। पिछले कुछ सालों में पुलिस में मौजूद अहलकारों को बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बहुत से पुलिस अहलकारों को शहीद कर दिया गया। पुलिस महकमे में शहादतों का सिलसिला आज तक जारी है, लेकिन इस बात पर कोई गौर व फिक्र नहीं करता। माजी में अगर जाएं तो हमने अपने बहुत से साथी जो पुलिस में मौजूद थे, इनके जनाजों को कांदा दिया है, और फिर यह चीज हमें इनकी याद दिलाती है। माजी में हमारा एक साथी वतनजादा, जिसने वतन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, इस रोज वो हमारे साथ कटी पहाड़ी पे किए जाने वाले मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में शाना बशाना था। लेकिन हमें यह कहां मालूम था कि हमारी अगली मुलाकात इसके जनाजे पर होगी, जिसने मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज उठाई। इसे अगले रोज ही मंशियात फरोशों ने शहीद कर दिया। क्या इसकी कुर्बानी कौम को याद है? आखिर क्यों हम महकमा पुलिस की कुर्बानियों को इतनी जल्दी भूल जाते? और क्या किसी अहलकार के शहीद होने के बाद हम ये देखते हैं कि उनकी फैमिलीज का क्या उस तरह ख्याल हो रहा है जिस तरह होना चाहिए? मुझे अक्सर वतनजादा की एक बात याद आती है। जब हम मंशियात फरोशों के खिलाफ प्लान कर रहे थे तो मैंने वतनजादा से कहा कि तुम जरा देख के काम करो, क्योंकि तुम तो इसी इलाके में रहते हो। तो उसने एक बहादुरी के अंदाज में कहा कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और मैं पुलिस महकमे में आया ही इस वजह से हूं ताकि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। आज से कुछ रोज कबल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक दिल दहलाने वाला वाकया हमारी नजरों के सामने आया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस अहलकारों को शहीद कर दिया, जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। अचानक से 3 मोटरसाइकिल पर 6 मुसल्ला दरिंदों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 पुलिस अहलकार मौके पे शहीद हुए और एक मासूम बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और एक बच्चा फायरिंग से जख्मी हुआ। टीम टारगेट ने अपने कदम उन लोगों के घर के जानिब बढ़ा दिए। पुलिस अहलकार बाबर, जिसकी उम्र 26 से 27 साल थी, हमने इसके घर का रुख किया। इसके वालिद की आंखों में अपने बेटे की जुदाई का गम हमें साफ दिखाई दे रहा था। जी नाज़रीन, अभी कुछ रोज़ कबल एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला वाक़या हमारे सामने आया था, और कोरंगी के इलाके में पुलिस मोबाइल पे फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 अहलकार जो शहीद हुए थे, और उन्हीं में से एक अहलकार सैयद बाबर के वालिद के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। सैयद बाबर अली मेरा नाम है, वो मेरा बेटा था। बस क्या कर सकते हैं, हम बहुत दुख हुआ है, मेरा बेटा शहीद हो गया। अभी इतना दुख है कि मैं बयान नहीं दे सकता। वो परेशान है, घर वाले बच्चे 2 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 1.5 साल का है, 4 साल का है, वो एक बच्चा मेरी गोद के अंदर बैठा हुआ है। अपना एक शौक भी होता है कि जी मुल्क के लिए कुछ करना है, तो कुछ था बाबर के अंदर ऐसा कि जी मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है? करना है, मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा, तरक्की करूँगा, तालीम याफ्ता हूँ, सब कुछ है आगे जो भी है, इसलिए कि उसमें कोई ऐप तो था ही नहीं, अच्छा बच्चा था वो। गवर्नमेंट की जानिब से क्या आप लोगों को कोई राब्ता हुआ, किसी का कुछ हुआ? सबसे हुआ, ऐसी बात नहीं है। DIG साहब सब हेल्प कर रहे हैं, नौमान साहब, सद्दीकी साहब, SSP जो है वो बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। आए भी आए थे, वज़ीर होम मिनिस्टर भी आए थे, तो ख़ुद भी आए थे, गुलाम कादर भी आए साहब थे, और दूसरे अफसरान जो आ रहे हैं। नौमान सद्दीकी ने अभी तक सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट हेल्प की है, कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं, अभी तक बुला रहे हैं। जो कागजात वगैरह नहीं थे मुकम्मल, उनके कहने पे सब मुकम्मल करा रहे हैं वो। बिल्कुल होना भी चाहिए कि जी कि हमने अक्सर सुना भी है कि जो शहीद कोटे पे होते हैं वो भी कहीं बेचारे परेशान हो रहे थे, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके बेटे ने जो है वो इस कौम के लिए जो है अपनी जान का नजराना दिया है, और ये दुख यही बेहतर महसूस कर सकते हैं हम दूसरे प्रोग्राम कर सकते हैं। जी ज़ाहिर है, जिसका बच्चा जाता है, जिसके घर में ये वाक़या हुआ होता है, सवाल पूछना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके साथ ये वाक़या हुआ होता है वही इस दर्द को महसूस करता है। मोहल्ले के लोगों से इसके बारे में पता चला कि बाबर बहुत मिलनसार और खुश इखलाक इंसान था। अच्छा बंदा था, हर किसी से हंसी खुशी मिलता था। बहुत दुख होता है
जब हम ऐसी फैमिलीज से बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जानों का नजराना देते हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने फर्ज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। वहां जाकर पता चला कि पुलिस के आला अफसरान और वजीर दाखिला सिंध ने इनके घर पर आकर ताजियत की। क्योंकि जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी, इस डिपार्टमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, आला अफसरान की, नो डाउट आला अफसरान के साथ मेरा बड़ा तजुर्बा रहा है, बड़ा मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम करते हैं और इसी सपोर्ट की इनको ज़रूरत है। मोहल्ले से भी जो पता चला और जो बाकी लोगों से अब तक मुझे पता चला है कि बहुत अच्छा लड़का था और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जो है जगह अता फरमाए। और हमारी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टीम टारगेट ने अपने कदम दूसरे शहीद अहलकार अफजल की घर की जानिब बढ़ा दिए। वहां जाकर भी हमें दुख के बादल साफ दिखाई दे रहे थे। वहां हमारी मुलाकात अफजल शहीद के बेटों से हुई। कोरंगी में एक दिल दहला देने वाला सानिया, और उस सानिया के नतीजे में जो है वो 3 पुलिस अहलकार जो है वो शहीद हुए। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और उन्हीं में से एक थे मोहम्मद अफजल साहब, हेड कांस्टेबल थे। उनके साहबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जी बड़ा दुख हुआ आपके वालिद का और उन्होंने जो अपनी जाम शहादत पाई कौम की खिदमत करते हुए। मुझे बताइएगा कितने साल हुए थे उनकी सर्विस को? तकरीबन उनकी सर्विस 23 साल हो गई थी। 23 साल जी। तो क्या देखते थे आप अपने वालिद के अंदर? कुछ जज्बा था कौम के लिए? क्या उनके एहसासात थे, क्या जज्बात थे, क्या अमूमन बातें करते थे? जी बिल्कुल जज्बा था उनका। और 2008 में भी उन्होंने पुलिस मुकाबला किया था जिसमें उन्हें प्रमोट किया था DIG आज़ाद साहब ने। तो वो उनका यही था कि शहादत ही चाहते थे वो, और काफ़ी दिलेर और ब्रेव थे। ये बताइएगा कि आपकी जो फैमिली है इसमें कौन कौन है, कितने लोग हैं? सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है, 2 छोटी सिस्टर हैं और मेरी वालदा है। तो आप क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं, एजुकेशन। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 21। 21 जी। और जो आपकी बहनें हैं छोटी, उनकी एज? एक है 6 साल की, एक 12 साल की। हाँ जी, छोटे। तो मुझे बताइएगा कि अभी गवर्नमेंट की जानिब से क्या लोग आए, क्या इमदाद हुई, कोई बात हुई ऐसी? गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान तो उन्होंने किया ही, जो ग्रांट होती है शहीद की उसका, और वज़ीर दाखिला साहब भी आए थे तो वो भी यानी कि ताज़ियत वगैरह करके और ऐलान करके गए। वो नौकरी का कोई आपको बोला है उन्होंने, पहले तो नौकरी का उन्होंने कहा है, हम दोनों का कहा है, दोनों भाइयों का कहा है। तो आप जाना चाहेंगे? अब ज़ाहिर एक खौफ आ जाता है कि जी घर में एक शहादत हो गई, और भारत शहीद को खौफ तो नहीं आता, लेकिन एक वालदा की तरफ से, इसकी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं है कि आप ना जाएं पुलिस में? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। अगर मैं जाऊंगा पुलिस में तो ये मेरी 3rd जनरेशन होगी हमारी ख़ानदान की, क्योंकि मेरे दादा से लेकर मेरे वालिद और फिर अब मैं। जी एक बड़ा जज्बा होता है जो हमें अक्सर ऐसी जगहों में नज़र आता है जहाँ पर हम कभी सोच नहीं सकते कि जी यहाँ भी इतने जज्बा हमें दिख सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि अब ये डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात है वज़ीर दाखिला साहब आए, बहुत अच्छी बात है, सब आ रहे हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि वो आ रहे हैं। लेकिन साथ में जी हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जी बात होती है लेकिन उसके पीछे नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है। तो खुदारा अब इस फैमिली की जिम्मेदारी जो है ये हमारी हुकूमत सिंध की है और इनके फादर ने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी 23 साल ज़िंदगी की सर्फ की और फिर जाम शहादत पाई। एक पुलिस एहलकार की जिंदगी क्या होती है वो हमने इनके बेटे से जाना। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, अभी बातों में बात निकली तो याद आई कि जो बेचारा पुलिस वाला होता है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं होती। ईद के दिन भी ड्यूटी, बकरीद के दिन भी ड्यूटी, जहाँ सबके बच्चे जो हैं वो चांद रात की शॉपिंग और इनकी शॉपिंग में अपने वालिद के साथ जाते हैं, वहीं आपके वालिद कहीं खड़े होकर किसी की ड्यूटी दे रहे थे, ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा ही। तकरीबन जब से हमने होश संभाला है तकरीबन 8 से 10 साल कोई ईद की नमाज वगैरह हमारे साथ नहीं हुई है मेरे वालिद साहब की। वो बकरा ईद से लेकर ये ईद उल फितर तक वो सारी ड्यूटी में जाती थी उनकी। जब दूसरों के वालिद ईद के दिन अपने घर वालों के साथ ईद मनाते हैं तब एक पुलिस एहलकार उस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है। और यही एक पुलिस एहलकार की जिंदगी होती है जो अपने फर्ज के लिए अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों की कुर्बानियां देते हैं। हम बहुत सी कुर्बानियों की बात करते हैं लेकिन एक सबसे बड़ी कुर्बानी होती है कि ना आप अपने बच्चों के साथ ईद मना सकते हैं सही तरह, ना अपने बच्चों के साथ बकरीद मना सकते हैं, ना ईद की नमाज पे जा सकते हैं, क्योंकि आपने जो है वो ड्यूटी देनी है। जब एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो 1000 लोग जो है वो नमाज पढ़ पाते हैं और उन 1000 लोगों का सवाब भी उसको मिलता है। तो इस चीज़ को भी देखें, क्रिटिसाइज़ करना ठीक है जी, जहाँ गलती होती है वहाँ क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें,
कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन कुर्बानियों को भी ज़रूर देखें। कहना चाहेंगे आखिर में, कोई पैगाम देना चाहेंगे इस कौम को, अपने देखने वालों को, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बस यही कहूँगा कि पुलिस की 10 बुराइयां अगर आप लोग देखते हैं, अपनी हमारी कौम देखती है, लेकिन उनकी 10 कुर्बानियाँ भी उनकी देखनी चाहिए। तो कुछ कुर्बानियाँ ऐसी हैं जो हमारी कौम वो नहीं देखती, वो देख सकते हैं कि आज हमें वो छोड़ के गए, लेकिन हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि वो शहीद हुए हैं। तीसरे पुलिस एहलकार ASI कमरुद्दीन, जिसका ताल्लुक कश्मीर से था, इसके जस्ते खाकी को उसके आबाई गांव पहुंचा दिया गया। इन सबसे मुलाकात के बाद टीम टारगेट ने अपना काफिला उस जाए वक़ुआ की तरफ बढ़ा दिया जहां पर दिन दिहाड़े यह वाकया पेश आया था। जाए वक़ुआ का मुआयना भी कर ही रहे थे कि अचानक कुछ चीजें हमारे सामने आई जिन्होंने हमारे जज्बात उभार के रख दिए। नाज़रीन, इस वक्त हम उस क्राइम सीन पे मौजूद हैं जहां पर ये वाकया पेश आया है और तकरीबन 6 बजे का तकरीबन टाइम था और यहाँ पर मोबाइल मौजूद थी जिस पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में लोगों को कहना है कि यहाँ पे खून भी था और 3 पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर जहाँ बाग भी है। कुछ ऐनी शाहिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि हुआ क्या था। आप बताएं उस दिन हुआ क्या था, क्या आपने सुना, क्या देखा? ये उस दिन हमने सिर्फ फायर वार सुने थे। जब हम आए तो यहाँ पुलिस वाले पड़े हुए थे, रेस्क्यू वगैरह हो रही थी, तो हम करीब नहीं आए क्योंकि इस वक्त रेंजर्स सब पहुँच गई थी। इस वाकये में एक मासूम बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हकीम। क्या करते हैं आप? जी राजमिस्त्री का मजदूरी करते हैं। मिस्त्री की मजदूरी करते हैं। हुआ क्या था उस दिन, आप क्या मौजूद थे यहाँ पे, क्या वाकया हुआ? मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं काम पे था। मेरा बच्चा भागता हुआ गया कि भाई को गोली लगा, तो उसी टाइम मैं भागता हुआ, बच्चा यहाँ नहीं था, बच्चा अस्पताल पहुँच चुका था। कितने साल का था आपका बच्चा? 9 साल का था। 9 साल का। क्या करता था, क्या नाम था? जाहिद आलम उसका नाम है, वो मदरसे में पढ़ता था। जिस बच्चे की उम्र 9 साल थी, अभी 9 साल में इसने जिंदगी को समझा ही क्या था। इसे क्या पता था कि दहशतगर्दों की चलने वाली गोलियों में से एक गोली पर उस मासूम बच्चे का भी नाम लिखा है। हुकूमत की तरफ से कोई आया, कोई मुलाकात? जी नहीं, ना हुकूमत वाला कोई भी ऐसा बड़ा कोई भी नहीं आया हमारे पास। एक हौसला देने भी नहीं आया, देने को छोड़ो हौसला भी देने नहीं आया। हम गरीब, इसी वजह से हमारे पास कोई नहीं आता। और गो के वो एक गरीब बच्चा था तो हमारी हुकूमत के कान पर कोई जू ना रेंगी। किसी ने इसका पुरसाने हाल जानने की कोशिश ना की। हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी की जानो माल की हिफाजत करे, वहीं एक 9 साला बच्चा जब अपनी जान से हाथ धोता है तो हमारी हुकूमत में मौजूद सारे सियासतदान गफलत भरी नींद सो जाते हैं। ये कुछ मांग नहीं रहा लेकिन हमदर्दी देने तक नहीं आया। जिम्मेदारी आपकी थी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी थी। बच्चा शहीद हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप वालिदा हैं उस बच्चे की? जी हाँ। क्या हुआ क्या था उस वक्त, क्या वाक़या? उसको गोली फायरिंग हुआ, मेरे बच्चे पे लग गया। यहाँ से लगे, यहाँ से निकला मेरे बच्चे भी। माँ है, उसके दिल पे लगेगी मेरे बच्चे को क्यों जमीन पे डाल के एम्बुलेंस में लेके जा रहे हो यार? माँ है, माँ है। किसको गोली मारा हुआ है, किसी से निकल गई इसलिए। हम जानते हैं हमारा बच्चा, हमारा बच्चे से भी हमारा ज्यादा प्यार है। कोई हुकूमत से कोई इंसाफ लेने नहीं आया इन लोग को, तो इंसाफ तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? इंसाफ चाहिए बात बच्चे के लिए हम लोग। ये जो इनके दिल की बद्दुआ है ना, जो दिल की निकलेगी एक आ, फिर ना भी दें अपने मुंह से, निकलेगी दिल से आ, वो सीधी ऊपर जाएगी। एक और बच्चे के वालिद ने अपनी दास्तान हमें सुनाई, जिसका बच्चा इस वाक़ये में जख्मी हो गया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर। मजदूरी करते हैं। क्या हुआ था उस दिन, क्या वाक़या हुआ आपके बच्चे के साथ? उस दिन बस इधर अचानक से बस फायरिंग हो गई। फायरिंग में बस कुछ लोग मरे और मेरा बेटा जख्मी हुआ सर। उसके वाक़े के बाद आपको कोई इमदाद हुई कि कोई आपकी ज़ाहिर इतनी माशी इनकम तो होगी नहीं इतना? नहीं सर, कोई इमदाद नहीं हुई, कोई भी ऐसा कोई नहीं आया। इस शख्स की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन इसके बच्चे के इलाज के लिए किसी हुकूमती इदारे ने इससे राब्ता ना किया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं कि फिर ये इसकी दवाइयाँ, इसका खर्चा कैसे उठा रहे हैं? बस थोड़ा बहुत घर पे पैसे जमा थे, उससे कर लिए जहाँ तक हो सके। अब तो ऐसे हालत है कि कोई मेडिसिन या कुछ अगर चेकअप कराने लेके जाएं तो वो भी नहीं करा सकते। आपको तकलीफ हो रही है? दर्द कहाँ पे ज़्यादा दर्द है? यहाँ पर कान पे दर्द हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त में ज़ाहिर ये बच्चा है, इसे क्या सवाल करें, बंदा क्या करे। इसके 2 गोलियां लगी, एक हाथ के आर पार हुई और एक इधर इसके कान के पास हुई। इस एक आम आवाम का क्या किया जाए? मेरा सवाल है कि इस आम आवाम का बच्चा जो जख्मी है, इसका क्या करे? इनके माशी हालात इतने नहीं, 8 बच्चे इनके, ये घर का हाल आप देख रहे हैं।
घर का हाल आप देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाते हैं नौकरी पे तो 800 रुपए कमाते हैं। महंगाई का हाल क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त में जो इसका इलाज मुआवजा हो रहा है ये कैसे पूरा करेंगे? तकलीफ होती है ऐसे वाकयात देखकर। एक ऐसा ही वाकया मेरे सामने आया जिसने थोड़ी देर के लिए मुझ पर सख्ती की कैफियत तारी कर दी। गुलशन इकबाल में एक ट्रैफिक एहलकार था जिसका नाम मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं उसके चेहरे से अच्छी तरह आशना था। और इसकी वजह यह थी कि जब भी मेरा गुजर वहां से होता था वो बहुत खुश इखलाकी से, बहुत मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझे हाथ हिलाया करता था। और यही वजह थी कि उसका चेहरा मुझे याद था। काफी सालों से वो वहां पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। अचानक एक दिन जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर दिखी जिसमें उसकी एक तस्वीर मौजूद थी जिसमें उसे शहीद कर दिया गया था। यकीन मानिए कि काफी देर तक तो मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि अब यह हंसता मुस्कुराता चेहरा इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई अपना इस दुनिया से चला गया। दहशतगर्दों ने उस मासूम इंसान को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। यह खबर हमारे लिए बहुत दुख की थी कि इस हंसते मुस्कुराते दयानतदार इंसान को दहशतगर्दों ने अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। हमारा दिल उस वक्त खून के आंसू रोया जब हमने इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मुलाहिजा फरमाई। सीसीटीवी फुटेज आप खुद अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। चारों तरफ चलता हुआ ट्रैफिक और इस ट्रैफिक को संभालता हुआ ट्रैफिक एहलकार मोहम्मद खान। दूसरी तरफ खुलेआम ये दरिंदा अपने हाथ में पिस्तौल थामे आता है और मोहम्मद खान को शहीद करके चला जाता है। हमारी आवाम खौफ के मारे इधर उधर भागती नजर आती है और अफसोस इस बात का है कि इस दरिंदे के जाने के बाद भी कोई मोहम्मद खान को उठाने नहीं आ रहा। वो जमीन पर पड़ा है और लोग बराबर से गुजरते जा रहे हैं। आखिर हम इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? आज मोहम्मद खान है, कल आप भी हो सकते हैं। इस खौफ को, इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा। इस फुटेज के बाद हमने मोहम्मद खान की फैमिली से मिलना चाहा। जानने पर पता चला कि मोहम्मद खान पन्नू आखिल का रहने वाला था। अब हमने उस जगह का दौरा किया जहां पर यह वाकया पेश आया था। हम उस जगह पर मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वहां पर आज से कुछ रोज कबल एक ट्रैफिक एहलकार मोहम्मद खान को जो है वो शहीद किया गया था और दहशतगर्दों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। और इसी जगह थोड़ा आगे जो है वो उसको तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 बजे के दरमियान जो है वो शहीद किया गया था। वहां ट्रैफिक बुरी तरह जाम थी क्योंकि वहां पर कोई इस तरह ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा था जिस तरह मोहम्मद खान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिया करता था। और आज यही वजह है कि शायद उसकी शहादत के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक इस वक्त बुरी तरह जाम है। और इस जाम होने की वजह यही है कि अब मोहम्मद खान यहाँ पर हमारे दरमियान नहीं है। आप यहाँ पर उनको कितने साल से देख रहे हैं? तकरीबन 3 साल से देख रहे हैं। कैसे इंसान थे? बस जितनी तारीफ करी जाए कम है। ये मोहम्मद खान की अच्छाई थी कि वहाँ के लोगों ने इसकी तस्वीर इस चौक पर आवेजा की थी। 5 टाइम के नमाजी थे, सब कुछ थे, तो अपना ड्यूटी पूरी करते थे। कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, सब कुछ अपने काम से रखते थे। हम अक्सर पुलिस एहलकारों की बुराई ही लोगों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन इसके इखलाक और अपने फर्ज से दयानतदारी की वजह से इसके शहीद होने के बाद लोग इसे अच्छे अल्फाज से याद कर रहे थे। पुलिस महकमे में जहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जान का नजराना देके शहीद हो जाते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो दौराने ड्यूटी जख्मी होते हैं और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी माजूरी से गुजारते हैं। क्या ऐसे लोगों का डिपार्टमेंट और हमारी हुकूमत ख्याल करती है या नहीं करती? ऐसा ही एक पुलिस एहलकार इश्तियाक, जिसने उस रोज डिप्टी कमिश्नर की जान तो बचा ली, लेकिन उसके बाद वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है, चल के देखते हैं। कांस्टेबल इश्तियाक जो डिप्टी कमिश्नर जुबैर जन्ना के पास 2014 में गनमैन के फराइज अंजाम दे रहा था। दहशतगर्दों ने 31 मई 2014 को जुबैर चन्ना पर हमला किया। इश्तियाक ने अपनी जान पे खेलते हुए दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इस मुकाबले में इश्तियाक को 5 गोलियां लगीं, 4 कमर पर और 1 हाथ पर। कमर पर लगने वाली गोलियों में से 2 गोलियां
इसकी रीढ़ की हड्डी पे लगी, जो आज तक मौजूद है। क्या इस वाकये के बाद इश्तियाक का इलाज कराया गया? यही जानने के लिए टीम टारगेट ने इश्तियाक के घर का रुख किया। इस वाक़े को आज 3 साल 2 महीने हो चुके हैं और उस फायरिंग की वजह से इश्तियाक की जो आधी बॉडी है वो पैरालाइज हो गई। अब हम इश्तियाक से जानेंगे कि इन 3 साल और 2 महीने के अरसे में इनके ऊपर क्या गुजरी और क्या इन्हें इनके इदारे ने जो है वो उस तरह देखा जिस तरह ये सोचते थे। इश्तियाक, पहले तो मुझे बताइएगा कि हुआ क्या था और क्या आपके इदारे ने उसके बाद आपको पूछा? ये वाक़या सन 2014 में 31 मई को हुआ था। डिप्टी कमिश्नर के पास में ऐसा गनमैन ड्यूटी कर रहा था, तो अचानक हम लोग एक शादी हाल में से मतलब एक इवेंट में गए हुए थे। वहाँ से जैसे निकले तो बैक साइड से दोनों साइडों से हमारी गाड़ी पे फायरिंग हो गई, जिससे मुझे गोलियां लगी। 5 गोलियां मुझे लगी, 4 कमर में मुझे गोलियां लगी जिसमें से ना। तो फर्स्ट एड के लिए मुझे जिना हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ मेरा ऑपरेट वगैरह हुआ। 2 गोलियां जो है वो सामने से ऑपरेट करके मुझे निकाल ली गई और 2 गोलियां जो है मेरे स्पाइन के अंदर थी, जो कि नहीं निकाली जा सकती थी। तो मेरी वहाँ हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो रात को 3 बजे मुझे आर खान शिफ्ट कर दिया गया। तो शेरी भाई, मसला ये है कि देखें, मैं ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हुआ था। मेरी महकमे की जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि वो मेरी ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी इक़दाम करते वो करते, मगर मेरे महकमे की तरफ से मेरे पास कोई भी नहीं आया। 3 साल 2 महीने में क्या हुआ तुम्हारे साथ? 3 साल 2 महीने में ये हुआ कि शुरू में तो ये हुआ, जब मैं ऑन ड्यूटी, जब मैं इंजर्ड हुआ तो मेरे महकमे का काम बनता था कि मुझे मेडिकल इशू किया जाए। तो जो कि मुझे मेडिकल इशू नहीं किया गया। मुझे एक लेटर ज़रूर दिया गया आर खान हॉस्पिटल में लाके कि एसपी साहब ने ये आपका लेटर निकाला है कि आप जब तक सही नहीं होते आप मेडिकल पर रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो 6 महीने के बाद जो है मेरी सैलरी स्टॉप हो गई। जब मैंने अकाउंटेंट से पता करा तो पता चला कि मैं तो गैरहाज़िरी चल रहा हूँ। पुलिस हॉस्पिटल से मेरी गैरहाज़िरी की वो आई हुई है रिपोर्ट। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, उन्होंने एसपी से बात करी, पता चला जी मेरा लेटर जो है वो पुलिस हॉस्पिटल पहुँचा ही नहीं था। एक जवान लड़का जो अपने फर्ज के लिए जान देने को तैयार रहता था, आज बिस्तर पर माजूरी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। रीढ़ की हड्डी पर गोली लगने से इसके नीचे का हिस्सा पूरा मफलूज हो गया। हम इसके घर में मौजूद थे और हम इससे ये जान रहे थे क्या इसके इदारे ने इसकी तीमारदारी का खर्चा उठाया। मेरे महकमे ने मेरा किसी किस्म का कोई साथ नहीं दिया। इलाज में कितना खर्चा आया? तकरीबन 6.5 लाख के करीब। 6.5 लाख रुपए किस तरह किए तुमने? कुछ जो जमा पूंजी थी 1.5 लाख रुपए वो गए, बाकी लोगों से कर्जा वगैरह लेके जो तकरीबन अभी भी 4 लाख से ज़्यादा का मुझ पर कर्जा है। अच्छा, तो मुझे एक बात और, तुमने जब मेरी फ़ोन पे बात हो रही तुमने बताया कि वहाँ पर किसी ने तुमसे रिश्वत भी तलब की थी, वो क्या बात? जी, मैं मेडिकल पर था तो वहाँ के वो थे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अर्जुन दास उनका नाम है। तो पहले तो वो शुरू में ये हुआ कि वो मुझे बोलते थे कि आपको जो है हम रिटायर कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड करके, आपको मजीद गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरे जैसे पेशेंट की जो पैरालाइज वगैरह हो जाते हैं, जिनका चांस नहीं होता कि आगे वो सही हो सकें, उनके लिए सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है ए कैटेगरी होती है। तो मेरी कैटेगरी वो थी। जब मैं मेडिकल से वापस हो रहा था तो मुझे उन्होंने ये कहा मेडिकल से वापसी वाले दिन कि आप जो है वो कैटेगरी के लेटर वगैरह इशू वहाँ से करवा दें। आपको जब कैटेगरी के लिए आएंगे आपको मैं बहुत सारे बेनिफिट दूंगा, ए कैटेगरी दूंगा और मुझे आपसे 20% जो है वो मैं आपसे उसका टोटल अमाउंट में से 20% मैं अपना वो लूँगा। डॉक्टर अर्जुन दास मेडिकल ऑफिसर हैं और शर्म नाम की जैसे लोगों को इनकी आंखों के अंदर कोई शर्म नहीं है कि एक बंदा ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है, एक बंदा एक डिजास्टर में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो आदत से नहीं बदलते और उन्हें रिश्वत चाहिए। अगर उनको रिश्वत देंगे तो ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब ये जिम्मेदारी बनती है जो हमारे आला अफसरान बैठे हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कि ऐसे लोगों को ना सिर्फ निकालना चाहिए बल्कि इन लोगों को जो है वो सलाखों के पीछे लेके जाना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बात बताएं कि आपने बाहर भी, आप बोल रहे हैं, अप्लाई किया और भी जगहों पे अप्लाई किया? बिल्कुल, मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में मेरा इलाज जो है वो कंप्लीट हो गया था। आर खान से मुझे फाइनल उन्होंने रिपोर्ट मुझे दे दी। उन्होंने बता दिया कि अगर आपकी ट्रीटमेंट जो है ना वो सिर्फ अब आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है कि ज़िंदगी में कभी अगर आपकी इम्प्रूवमेंट वगैरह आ जाए तो ठीक है, वरना इसके किस्म के कैटेगरी के अंदर इम्प्रूवमेंट आती नहीं है। जो बुलेट्स मेरे स्पाइन के अंदर लगे हुए ना, जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर उन्होंने बताया कि आज तक कोई भी पेशेंट जो है वो अपने कदमों पे चल नहीं सका है। अभी इसकी दास्तान हम सुन ही रहे थे कि इसकी हालत देखकर खुदा की कसम मेरी अपनी तबीयत बिगड़ गई।
मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया और इसके बाद मैं इस इंटरव्यू को जारी ना रख पाया। बाकी की कहानी आप खुद इश्तियाक की ज़बानी सुनिए। मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं 16 साल मैंने अपनी इस क्या कहते हैं लाइफ को जो है अपनी ज़िंदगी के 16 साल जो है इस महकमे को दिए और अल्लाह का शुक्र है बहुत ईमानदारी से और दयानतदारी से मैंने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो कंपनसेशन के तौर पे मेरी कोई हेल्प कर सकें, मेरे बिल्स वगैरह जो हैं, जो मेरे लाखों रुपए के बिल जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं बगैर किसी वजह के, वो कम से वो मुझे दिए जाएँ, वो मुझे अदा किए जाएँ। जो मेरा होम डिपार्ट से मेरा लेटर जो उनके पास 2015 से पड़ा हुआ आएगा उसको निकालें, उसके अंदर जो अमाउंट वगैरह है जो मेरा हक बनता है वो मुझे अदा किया जाए। और मेरे 2 बच्चे थे, मैं आपको बताऊं तो एक ही मेरा बेटा है जो अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मुझे बुलेट लगे थे तो ये 7 महीने का था। मैं आईजी साहब से सवाल करता हूं कि क्या गुजरेगी उस बाप के ऊपर कि मैं इस कंडीशन के अंदर था, 2.25 साल का मेरे बेटे का इंतकाल हुआ। यार मैं बदनसीब बाप हूँ, अपने बेटे को मैं जनाजे को कंधा नहीं देख सका मैं। पुलिस मेडिकल डॉक्टर ने तो खुद ही इश्तियाक से रिश्वत तलब कर ली। इश्तियाक का इलाज कराने के लिए किसी को ख्याल ना आया। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद एक अफसर उस्मान गनी सिद्दीकी साहब ने अपने तौर पर इसकी काफी मदद की, जिसका अजर इन्हें इसकी और इसकी वालदा की दुआओं की सूरत में अल्लाह ही देगा। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि हमारी हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है। हमारे हुक्मरान जो 2 कदम पुलिस गनमैन के बगैर नहीं चलते, अपने साथ 15-15, 20-20 और कभी कभी इससे ज्यादा पुलिस गनमैन लेकर चलते हैं। क्या वो पुलिस एहलकारों को इंसान समझते हैं? क्योंकि हमारे हुक्मरान खामोश तमाशाई बने इश्तियाक की ये हालत देख रहे हैं। क्या हमारी हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं कि इश्तियाक का इलाज करा सकें? ये एक सवालिया निशान है। हर बात है बेटा, मेरा बेटा ऑन ड्यूटी था, कोई अपने काम से तो गया नहीं था जो इसके साथ ये हादसा हुआ, और इसके साथ किसी ने ताउन भी नहीं करा। अपने पैरों पे सब अपना खर्चा भी उठा रहा है, सब कर रहा है, किसी ने इसकी कोई मदद नहीं करी। अपने बच्चों का वाहिद कफील भी है। अब मेरी वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि मेरी बेटी की मदद की जाए और ये अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ताकि अपने घर में अपने बच्चों का और अपनी बीवी का कफील बन सके। पुलिस एहलकारों की शहादत का सिलसिला जारी देखते हुए आला अफसरान की जानिब से ये नोटिस जारी हुई कि अब जो भी पुलिस एहलकार ड्यूटी करने जाएगा वो बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर पहनेगा। हम ये देखना चाहते थे क्या वाकई अब पुलिस एहलकार इस नोटिस पर अमल कर रहे हैं। इसी वजह से हमने कराची की कुछ शाहराहों का रुख किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आजकल जैकेट का इस्तेमाल पुलिस एहलकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे। पुलिस में मौजूद दिन में ड्यूटी अंजाम देने वाले एहलकार तो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रात की ड्यूटी पर मामूर इसमें गफलत बरत रहे हैं, क्योंकि दिन में इन्हें आला अफसरान के आने का खौफ होता है और रात में यह खौफ कम हो जाता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ पुलिस एहलकारों से सवालात किए, जिसके जवाब इनके पास ना थे। इस प्रैक्टिस को सिर्फ इस वजह से किया गया ताकि वो अवाम के साथ साथ खुद अपनी हिफाजत भी करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आप भी आइएगा जरा, ड्यूटी कर रहे हैं आप। आपको पता है आईजी साहब का ये ऑर्डर है कि जैकेट पहननी जरूरी है। अभी सर ऑर्डर अभी जाके जैकेट उतारे यहाँ। मुझे बात बताएं कि अगर दहशतगर्दों ने आपको निशाना बनाना है तो वो आपकी चाय का वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे? जी हाँ, अभी सर उतारे। गलती है ना आप लोग? अभी आए आपको जैकेट इस वक्त पहना होना जरूरी है नहीं है ये पूछिए। अब आप यहाँ चाय पी रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई आगे आपको निशाना बना दे, आपके घर वालों के लिए भी मसला, फिर हमारे लिए भी मसला। जी हाँ साहब, तो आपको जैकेट पहननी चाहिए। वैसे क्यों नहीं पहनते जैकेट? क्या सर अभी जाके था, अभी पसीने देखो अभी निकले, ये उतार के यहाँ से चाय बोले मैं अंदर ही लेके आ जाओ, अंदर ही बस अभी उतारिए जैकेट। जी वही है सर, अभी चाय बोल के नहीं कर। जी हाँ बेशक बेशक, जी सर जी, अल्लाह पाक खैर करेगा। जी सर मुझे ये बताएं आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई है? मैं ड्राइवर हूँ यार। बाहर घूम रहे हैं? अरे सर ड्राइवर हूँ मैं। बाहर घूम रहे हैं यार? मैं ड्राइवर हूँ। आप गलत कर रहे हैं ना, अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये बताएंगे जी आपके एहलकार खड़े हैं, उन्होंने जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई? आपने भी नहीं पहनी हुई? जैकेट हैं साहब। कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करें हम लोग? आपको पता है ना इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, पुलिस को कितनी थ्रेट्स हैं। बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा, लेकिन पहनते हैं भाई। मैंने उस मोबाइल को भी देखा नहीं पहना हुआ, आप लोगों ने भी नहीं पहनी हुई? भाई दोनों के पास हैं भाई, मेरे कैमरे में तो आ गया ना, आपने खुद नहीं पहनी हुई, आपको क्या गोली असर नहीं करेगी? किधर पोस्टिंग है आपकी?
मुबीना टाउन थाने में। आप लोगों ने जैकेटें क्यों नहीं पहनी हुई? जी सर, जैकेटें क्या नहीं दी आपको पुलिस वालों? नहीं जैकेट है सर। कहाँ है जैकेट है? इसने पहनी हुई है, इसको गोली नहीं लगती, आपको गोली ऐसे नहीं, क्यों नहीं ऐसा करते? तो आपने नहीं, मुझे ये बताएं कि आपके अफसरान का ऑर्डर क्या है, मुझे ये बताएं। अफसरान का ऑर्डर है कि जैकेट जब ड्यूटी कर रहे हैं जैकेट पहने रहे। जी जी बिल्कुल। ये ऑर्डर है कि नहीं? ये ऑर्डर है। मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही है। आप आपको थाने से जैकेट नहीं मिली है तो मैं आपके एसएचओ से बात करता हूं। जैकेट है, मिली है? बिल्कुल मिली है। जैकेट है? जैकेट ये पानी है हमारी जवान को। आपकी जैकेट का है? मेरी जवान भी पड़ी हुई है। हमें अब जैकेट का है? अभी हम चेकिंग करेंगे। मेरे भाई आप रोड पे निकल आए हैं? जी सर। आप रोड पे निकल, आपका नाम क्या है? अली बख्श मेरा नाम। ये बताएं कि जैकेट आपको दी है ना, वो देखे वो रही जैकेट, वो अभी निकाल रहा है, वो भी पहन रहा है जैकेट, वो भी पहन रहा है, वो भी पहन रहा है ना। तो ये क्या मतलब हम आपको पहनाते फिरेंगे? आप अपनी हिफाजत खुद नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चीज को समझ ही नहीं रहे। इस वक्त मामला क्या चल रहे हैं शहर के, मुल्क के क्या मामला चल रहे हैं, आपको पीछे लगी हुई है कि भाई जैकेट पहने तो आप जैकेट नहीं पहन रहे। आपने क्यों पहनी हुई है जैकेट? सर अफसरान का हुक्म है। आप अफसरान का हुक्म नहीं मानते? नहीं मानते। जैकेट पहनाए आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल भाई, हमें जैकेट पहने हुए, हमें अभी नहीं है तो फौरन पहनाएंगे नहीं, पहने आप ही पहने। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आवाम से ज्यादा हुकूमत की आंखें खोलने के लिए, ये पुलिस एहलकार हमारी के लिए, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर इनके साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए तो हुकूमत इनका ख्याल करे। इसके अलावा ऐसे वाकयात में जो अवाम का नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आती है, क्योंकि जब आप वोट मांगते वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं तो खुदारा उन वादों पर पूरा भी उतरे। ये एक इश्तियाक नहीं, ना जाने कितने इश्तियाक होंगे जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपना फर्ज अंजाम दिया और आज माजूरी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बार सोचना है आप, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।